हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इंडिया जीके की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी PYQ, उसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अब हम इसमें सेकंड चैप्टर हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गुलाम वंश। तो देखिए, गुलाम वंश से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई। तो किसने की थी सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, तो ये किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जो सल्तनत वंश का वास्तविक संस्थापक है वो कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब की थी? 1206 ईस्वी में। ये कौन था? ये मोहम्मद गोरी का दास था। यद्यपि इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। जो इल्तुतमिश ने है फिर लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बना लिया था, बाद में चेंज कर लिया था। तो सल्तनत वंश को गुलाम वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन है कि सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसने की? तो ये रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और सल्तनत वंश का अन्य नाम क्या है? गुलाम वंश, मामलुक वंश भी बोलते हैं। 1206 ईस्वी में डैश ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तो तुर्की शासन कौन हो जाएगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। यही रहेगा जो हमने पढ़ा था कि जो गुलाम वंश है, मामलुक वंश है, दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसने तुर्की शासन, मतलब ये तुर्क से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली प्रशासन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये रहेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक भारत की प्रथम महिला शासक इसको माना जाता है। ठीक है, ये मध्यकालीन टाइम के रिलेटेड है ये। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 4 वर्ष तक, ठीक है, 1240 तक शासन किया। वह एक साहसी सुल्तान और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इसने मतलब ये जो बुर्का वगैरह ना पहनना, और क्योंकि पहली लेडी थी जो इसमें मुस्लिम एरिया में, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनी थी? शासक बनी थी। तो बहुत से प्रतिबंधों को इन्हें हटाया था, तो इसलिए इसको जल्दी शासन से हटा दिया गया था। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि जो रजिया सुल्तान है उनके पिता कौन थे? तो ये रहेंगे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो कुतुब मीनार है जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। जो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, शुरू करवाया था उसने। ठीक है, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट बाद में किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। वर्ष 1336 में कुतुब मीनार में आग लग गई थी। ठीक है, तो उसके बाद उसका पुनर्निर्माण फिर किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। 72.5 मीटर ऊंची यह मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में भी शामिल है। जो यूनेस्को की विश्व धरोहरों की जो लिस्ट है ना, उसमें ये कुतुब मीनार भी आती है जो दिल्ली में है। इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, मस्जिद है, वो कहाँ पर है? तो वो रहेगी अजमेर में। ठीक है, वो कहाँ रहेगी? अजमेर में। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाई थी? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, राजस्थान के अजमेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे और अत्याचार किया था वह कौन था? तो वह था बलबन। ठीक है, जो गुलाम वंश का शासक था यह गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम है इसका गयासुद्दीन बलबन। इसका महत्वपूर्ण अभियान क्या था? मेवात के लोगों के खिलाफ था। जो मेवात के लोग थे ना वो विद्रोह कर रहे थे, तो ये वहाँ पर अभियान पर गया था कि उनको दबाना है। तो उन्होंने, क्योंकि मेवात के लोग दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे, तो मतलब वो स्वराज्य के लिए करते होंगे, तो बलबन ने मेवात की जनजातियों को ही नष्ट कर दिया, वहाँ के जो जंगल कटवा दिए और वहाँ के लोगों का धर्म भी परिवर्तन करवा दिया था। ठीक है, तो जब शासक भी कौन है? मुस्लिम हो गया और जनता भी मुस्लिम होगी, तो विद्रोह अपने आप शांत हो गया वहाँ के। ठीक है, तो गांव को भी उजाड़ दिया था, उनकी ज़मीन छीनकर अफ़गानों को बसने के लिए दे दी थी। जो अफ़गान से आए हुए थे ना, तो वहाँ पर जो हरियाणा के लोग थे उनकी ज़मीन पर अफ़गानियों को बसा दिया था बलबन ने। अब देखिए, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक, गुलाम वंश। अब दूसरा है खिलजी वंश। ठीक है, ये इंडिया जीके में
पूछे गए क्वेश्चन है HSSC में, ठीक है, इंडिया जीके से, जीएस से जो क्वेश्चन आते हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? ये था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जो खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इसके पश्चात अलाउद्दीन शासक बना था। जो अलाउद्दीन खिलजी, जो हमने पद्मावत मूवी देखी है ना, तो उसमें शायद जो ये रणवीर सिंह है उसी का रोल किया हुआ है। तो जिसने 1296 ईस्वी से 1316 तक शासन किया था। तो ये जो जलालुद्दीन है उसके बाद कौन आया था? अलाउद्दीन आया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका जो सेनापति था वो था मलिक काफूर, ठीक है। जो मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया। दक्षिण की तरफ गया था ये, ठीक है, और वहाँ से धन दौलत काफ़ी ये लूट कर लेकर आया था। जिसने सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरई को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। मतलब दिल्ली सल्तनत को कहाँ तक विस्तार कर दिया था इसने? दक्षिण तक। जो मलिक काफूर है वो हिंदू जाति का एक, जो क्या होता है, वो ये खुसरे होते हैं ना, तो वो था, ठीक है। तो मलिक काफूर उसमें मूवी में भी आपने देखा होगा, वो जो जलालुद्दीन है वो अलाउद्दीन के लिए जो वो तोहफा लेके आते हैं, ठीक है। ये शायद 1000 दिनार में ख़रीदा हुआ भी शायद इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है इंडिया जीके में पूछा जाता है। तो जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर जनरल था, मतलब सेनापति था, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ लिख सकता था। मतलब बेमुश्किल पढ़ लिख सकता था, पढ़ना लिखना उसको बहुत कम आता था, लेकिन उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे, ठीक है। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके ये जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपनी उपाधि यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिन धारण की, ठीक है। ये पूछ सकते हैं इतनी बड़ी उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही धारण कर लेते थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। अगर ये पूछा जाए कि जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान शासक कौन हो जाएगा इनमें से? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो अब हमने ये पहला क्या था हमारा? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। सेकंड था खिलजी वंश। अब थर्ड है, ये रहेगा, क्योंकि इंडिया जीके के कम ही क्वेश्चन जो है HSSC में पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं 2011 से लेकर 24 तक वो सारे इसमें वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब है तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश, ठीक है, 14वीं शताब्दी में सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश के थे? तो किस देश से था इब्न बतूता? वो रहेगा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो ये पूछ लेते हैं कि जो इब्न बतूता है वो किसके टाइम में भारत आया था? तो वो रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और ये कहाँ का था? अफ्रीका देश मोरक्को का था। ये देखिए पूछा गया है 13वां क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है, इस शासनकाल में आया था भारत में। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी का पद दिया था। तो जो इब्न बतूता आया था ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी का पद दे दिया था। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा। तो जो इसने यहाँ पर यात्रा की ना, तो इसने पुस्तक लिखी। जो जितने भी ये बाहर के यात्री आते थे ना, तो ये अपने जो एक्सपीरियंस है, आजकल तो जैसे स्टोरी पे शेयर कर दिया, रील पे शेयर कर दिया, तो ये लोग पुस्तक लिखते थे कि वहाँ पर क्या देखा, कैसा राजा था, कैसी वहाँ की प्रजा थी, वहाँ पर क्या क्या था, ठीक है। तो ये रेहला नामक पुस्तक में लिखा हुआ है इसने ये सब कुछ। तो पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक में भारत के बारे में लिखा हुआ है? तो रेहला रहेगी। अब देखिए, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की? हिसार को दुर्ग मतलब किला बोलते हैं ना, तो ये रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। वर्ष 1354 में यहाँ पर किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया, जिसे हिसार ए फिरोजा कहा गया। हिसार ए फिरोज का मतलब ये है, हिसार जो वर्ड है उसका मतलब है किला, तो फिरोज का किला हो गया, ठीक है। हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज का किला। किले के अंदर
किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे लाट की मस्जिद भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है लाट की मस्जिद कहाँ है, तो वो कहाँ रहेगी, इसमें हिसार में ही रहेगी, के नाम से जाना। मस्जिद के साथ दीवाने आम भी वहाँ पर उसने बनवाया। यहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाता था, मतलब यहाँ पर जो वो जनता से रिलेट करते होंगे, ठीक है, बातचीत करते होंगे, जो भी उनकी समस्या वगैरह है, तो ये खुली कचहरी लगती थी यहाँ पर। फिर है 15वां क्वेश्चन, देखिए अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, तो ये रहेगा फिरोज शाह तुगलक। जो अशोक के टाइम का जो टोपरा अभिलेख है, वो जो हरियाणा की यमुनानगर ज़िले में था, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि जो अशोककालीन जो टोपरा अभिलेख है वो कहाँ था, तो हरियाणा की यमुनानगर ज़िले में था। तो इसको जो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के जो कोटला नगर है वहाँ पर स्थापित करवा दिया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित जो अशोककालीन टोपरा स्तंभ है, लेख है, उसको फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर स्थापित किया गया था। एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख को भी उसने उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया था, ठीक है। ये तो पूछेंगे नहीं क्योंकि मेरठ से रिलेटेड तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पूछ सकते हैं, क्या पता इंडिया जीके में पूछ ले कि मेरठ का भी जो है वो स्तंभ है वो किसने लिया था, क्योंकि ये भी हरियाणा से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया था। इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले जेम्स प्रीसेंस ने वर्ष 1837 में पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इन स्तंभ लेख थे, ये जो लेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल किस नगर में स्थित है, तो ये रहेगा हिसार जिले में स्थित। जो गुजरी महल का निर्माण है फिर किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, अपनी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में करवाया था, जिसे वह हिसार में एक आखेट के दौरान मिला था। तो गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में अपनी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया। भी तुंगभद्रा नदी है वो कौन से साम्राज्य से निकलती थी, तो वो विजयनगर रहेगा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये पूछ सकते हैं कि जो विजयनगर की स्थापना है वो किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमुक्त माल्यद किसकी कृति है, तो अमुक्त माल्यद जो है किसकी रचना है, वो है कृष्णदेव राय की। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में जो विजयनगर है साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य है, उसके जो महान शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है, उनको तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, जो उन्होंने साहित्य वगैरह लिखे। और जिसके दरबार में रहने वाले तेलुगु के 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है। उनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये पूछ सकते हैं कि तेलुगु शासनकाल में, तेलुगु साहित्य के स्वर्ण काल में 8 जो अष्ट दिग्गज थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो रहेगा कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो देखिए, संस्कृत में पूछ सकते हैं जाम्बवती और तेलुगु भाषा में रहेगी अमुक्त माल्यद, इनकी रचना की थी। तो अब ये खत्म हो गया फिरोज शाह तुगलक का, अब आ गया लोधी वंश, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये रहेगा पानीपत में, ठीक है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। तो ये पूछ सकते हैं जो अली शाह कलंदर है उसकी दरगाह कहाँ है, तो वो भी पानीपत में ही रहेगी। पानीपत इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। जो इब्राहिम लोधी था ना, वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर से पराजित हुआ और उसे मार दिया गया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी उसमें हार गया था, ठीक है। तो इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य के उदय का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पानीपत से रिलेटेड तो पूछा ही जाता है। ये पूछा जाता है
कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था, तो ये रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था ना, क्योंकि पहले तो लोधी साम्राज्य था, उसके बाद जो ये बाबर था ये मुगल था, तो मुगल साम्राज्य का उदय किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोधी की हार के साथ और बाबर की विजय के साथ। ये प्रथम युद्ध था पानीपत का 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये रहेगा बाबर। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो लोधी वंश की स्थापना थी ये की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा रहेगा? लोधी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो ये पूछ सकते हैं, जो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किस शासक को हटाकर की थी? तो ये रहेगा सैयद वंश के आखिरी शासक को। ठीक है, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? लोधी वंश। और 1451 में की थी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। जो सिकंदर लोधी था ना, ये बहलोल लोधी है और वो सिकंदर लोधी, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, सिकंदर लोधी था, उसने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये पूछ सकते हैं कि सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की? तो आगरा शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना, ये इसमें से इसीलिए ये जो इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना वही सारा कुछ दिया हुआ है जो किसी न किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हर एक के नीचे एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि सारे पॉइंट्स को एक ही जो इसमें मतलब क्वेश्चन में इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो आगरा किसने स्थापित कर दिया? ये हो गया सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वर्ष डैश में लड़ी गई? तो ये रहेगा 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर विजय हो गया था इसमें, और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खानों का प्रयोग किया था। तो ये पूछा जाता है कि पहला कौन सा युद्ध था जिसमें तोप का प्रयोग किया गया था? तो वो बाबर ही था। ठीक है, बाबर ने जो ये मतलब पानीपत का युद्ध था, यहाँ पर एक तो तुगलमा नीति युद्ध नीति का यूज किया और तोप का यूज किया था। ठीक है, उस्ताद उल अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो जो ये बाबर के जो मेन दो बंदे थे जो ये निशानेबाज थे वो कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, तो ये हो गया 1526। 1526 में डैश और डैश के बीच पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। तो ये कौन रहेगा? अभी हमने पढ़ा है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। तो ये बहुत बार आएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पानीपत की लड़ाई है ये इंडिया जीके में भी पूछी जाती है और हरियाणा जीके में भी पूछी जाती है, इसलिए जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हमने पढ़ लिया 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमचंद्र और अकबर के बीच में। ठीक है, हेमचंद्र जो राजा थे और अकबर के बीच में। अकबर तो लड़ा नहीं था, लेकिन अकबर की साइड से कौन आया था? शायद बैरम खां। ठीक है, तो उसमें हेमू की धोखे से क्या हो गई थी? यहाँ पर मृत्यु कर दी थी इन्होंने। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इसमें भी मराठे हार गए थे। ठीक है, मराठे सदाशिवराव भाऊ थे इसमें जो, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो इसमें भी अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इसमें अकबर जीत गया दूसरे में, इसमें अहमद शाह अब्दाली, और फर्स्ट में कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था। ठीक है, तो ये सारे धोखे से ही जीते थे, किसी ने किसी को, मतलब जो इंडिया के थे बहुत सारे, इनका भी साथ दिया था, अपने खुद के राजाओं को ही हरवाया था। फिर देखिए 25 क्वेश्चन, बाबर ने लोधियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था? तो ये पानीपत रहेगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था? तो बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो इब्राहिम लोधी। मतलब कितनी बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया, तो इब्राहिम लोधी और बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की सेना और डैश के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाती है। तो ये कौन रहेगा? लोधी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा लोधी साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये रहेंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। भाई मध्यकालीन जो समय था उस टाइम पर धार्मिक जो आंदोलन हुए, कौन से धर्म से रिलेटेड आंदोलन हुए, तो ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना बैसाख महीने में हुई थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना बैसाख महीने में हुई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध। ठीक है, तो जो 10वें गुरु, ठीक है, अपने जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन, इसीलिए बैसाखी मनाई जाती है सिख धर्म में, ठीक है, बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और वो बैसाख महीने में था। ठीक है, खालसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है। गुरु नानक जयंती एक डैश त्योहार है, तो सिख धर्म का त्योहार है ये। ठीक है, गुरु नानक जयंती एक सिख त्योहार है, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि गुरु नानक जो त्योहार है, गुरु नानक जयंती जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे गुरु पूरब या गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। यह दिन महान आस्था और सामूहिक भावना के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने, तो सिख धर्म की स्थापना तो रहेगी गुरु नानक देव, और खालसा की स्थापना रहेगी गुरु गोविंद सिंह। डैश सिख धर्म के संस्थापक हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन रहेंगे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंडिया जीके से रिलेटेड है, लेकिन हरियाणा जीके में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो वो भी सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, और कुरुक्षेत्र का भी कौन सा जो नगर है वो है पेहोवा। ठीक है, पेहवा बोलते हैं, पेहोवा नगर है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह गुरुद्वारा 6वें और 9वें और 10वें गुरुओं की यात्रा की याद दिलाता है। मतलब जो ये गुरुद्वारा यहाँ पर कैसे बनाया गया था, जो छठे गुरु थे और जो 9वें गुरु थे और जो 10वें गुरु थे यहाँ पर आए थे, यात्रा की थी। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी याद में क्या बना दिया गया? गुरुद्वारा बना दिया गया, छठी पातशाही गुरुद्वारा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा गांव में रहेगा। ठीक है, डैश वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। तो उसका नाम क्या था? उस जो विद्रोह का नाम सतनामी विद्रोह। तो 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय, जो सतनामिक धार्मिक संप्रदाय था ना, उसने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, विद्रोह किया था। इस संप्रदाय की स्थापना 1657 ईस्वी में बीरभान नामक एक संत ने की थी। ठीक है, जो बीरभान नामक एक संत था, उन्होंने इनकी जो स्थापना की थी संप्रदाय की, सतनामी संप्रदाय की, और वो कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल में की थी। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। ठीक है, जो ग्रंथ थे इनके टाइम पे, इन्होंने इस धर्म से रिलेटेड जो लिखे होंगे वो पोथी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे? जो संगीतक सूरदास हैं और भक्त भी हैं, वो किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, वो किसके समकालीन रहेगा? अकबर के समकालीन रहेगा। देखिए, तो जो भक्त और संगीतक सूरदास हैं वो अकबर के समकालीन रहेंगे, और इनका जन्म है, जो इनका जन्म रहेगा, इनका जन्म रहेगा 1478 और मृत्यु रहेगी 1583। इस ब्रज में रहेगी। सूरदास, मतलब ब्रज में हुई थी इनकी मृत्यु। सूरदास एक महान कवि थे जो अपनी भक्ति संगीतों से मूल रूप में, मतलब इनमें जो संगीत, भक्ति के जो संगीत गाते थे उनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए इनको जाना जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो सूरदास हैं वो किसके भक्त थे? तो वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने अधिकांश समय आगरा एवं मथुरा में बिताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है मुगल शासक। ठीक है, मुगल शासक से पढ़ेंगे। भारत का पहला मुगल शासक कौन था?
तो भारत का पहला मुगल शासक कौन रहेगा? बाबर। इसी से तो मुगल संप्रदाय की जो नींव पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोधी हार गए थे। तो भारत का पहला जो मुगल शासक रहेगा ये बाबर रहेगा। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का अंतिम शासक, ये क्या पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य का पहला शासक, और ये पूछा हुआ है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन रहेगा? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक रहेगा बहादुर शाह द्वितीय। इसने 1837 से 1857 तक शासन किया। 1857 की क्रांति में पराजित होकर रंगून चला गया। तो 1857 की क्रांति में ये क्या हो गया? पराजित हो गया। 1857 की क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया था, बहादुर शाह द्वितीय। इन्होंने एक अच्छा काम किया, ठीक है। डैश मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय शहर था। तो कौन सा शहर है जो मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था? तो ये फतेहपुर सिकरी रहेगा। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सिकरी विजय शहर, ठीक है, विजय शहर उसी को बोला जाता है फतेहपुर सिकरी। फतेह मीन्स विजय, शहर बनाया था। यहीं पर बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा भी कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में, जो आगरा है। यह निर्माण कार्य गुजरात विजयनगर की याद में, विजय की याद में कराया गया। मतलब गुजरात पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली होगी, तब इन्होंने आके क्या बनवा दिया? बुलंद दरवाज़ा। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, अभी हमने पढ़ा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक महान जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, हेमू, और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर की सेना के बीच में हुई थी मेनली, क्योंकि अकबर तो उस टाइम पे छोटा था, ठीक है। और पानीपत के मैदान में ये लड़ी गई थी। अकबर का जो सेनापति था खान जमान और बैरम खां, ठीक है, बैरम खां मेनली इसमें सेनापति बन के आया था। वो ये उस टाइम पे ये दोनों जीत गए थे। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य 1545 से 1553 तक शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा था। तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस टाइम तक जो सलाहकार का कार्य किया, तो शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह के ये सलाहकार भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर की सेना ने किसको परास्त किया था? हेमू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच में लड़ा गया। तो ये रहेगा अकबर के बीच में। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू ने किस मुगल बादशाह के साथ युद्ध किया? तो अकबर के साथ। महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो महाराणा प्रताप थे, ये इंडिया जीके का हो गया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। मुगल अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था उसमें? मान सिंह। महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्धों में मुगलों के खिलाफ लड़े। तो हल्दी घाटी का युद्ध मेनली रहेगा। शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश किया था? तो जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने का कार्य किया था, भगाने पर विवश कर दिया था? तो ये हुमायूं को, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1540 में मुगल शासक हुमायूं को भारत से भागने के लिए विवश कर दिया था। 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो इंडिया जीके में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम इंडिया जीके ही पढ़ रहे हैं। बिलग्राम का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ? तो वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, उसे भागकर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक और सलाहकार था? तो ये बैरम खां किसका था? अकबर का। आपने ये सीरियल आता था उसमें देखा ही होगा। अत्याचारी था वो बहुत। बैरम खां अकबर का संरक्षक और सलाहकार था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय इसने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। तो जो अब्दुल रहीम था ना खाने खाना, वो बैरम खां का ही पुत्र था।
अकबर डैश का पुत्र था, तो अकबर के पिता का पूछा हुआ है नाम, तो ये हुमायूं का। ठीक है, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। बैरम खां अकबर का संरक्षक और प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। जो 1526 में, ठीक है, इब्राहिम लोदी तो हार गए थे, ठीक है, तो कौन जीत गया था उसमें? बाबर जीत गया था। तो उसने वहाँ पर पानीपत में एक स्थापना करवाई थी। तो वो पूछा गया किसकी स्थापना? वो काबुली बाग मस्जिद रहेगा। तो काबुली बाग मस्जिद की स्थापना बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके वहाँ पर बनवाया था। ये पानीपत में रहेगी, हरियाणा की यह मस्जिद। पानीपत की विजय हिंदुस्तान पर मुगलों की पहली विजय थी। इसके बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापना हुई थी। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, काबुली बाग जो मस्जिद है। ठीक है, और बाबर की जो पत्नी है शायद उसका नाम काबुली था, इसके लिए उन्होंने काबुली बाग मस्जिद बना दिया था। तो किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सर टाइम्स रो वर्ष 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो कौन जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में? सर टाइम्स रो। ठीक है, टाइम्स रो आया था उस टाइम पे। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये जो थॉमस रो है ये 1615 ईस्वी में आया था। किस मुगल शासक शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो किसके टाइम में हुआ था? शाह आलम के टाइम में। ठीक है, तो वो जो ये मतलब कारखाना स्थापित करने का तो किसने दे दिया अनुमति? जहांगीर ने। और किसके टाइम में पूर्ण इसका अंग्रेजों ने यहाँ पर नियंत्रण कर लिया था भारत पर? तो ये रहेगा शाह आलम। शाह आलम के समय अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में ले लिया था, हरियाणा पर। ठीक है, हरियाणा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वर्ष 1803 में हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था इसको। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करने हैं। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। तो ये तीनों ही युद्ध पूछ लिए। तो 1526 है वो पानीपत का प्रथम युद्ध रहेगा, दूसरा रहेगा 1556 और तीसरा रहेगा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा था? तो कौन था जिसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा था? नादिर शाह। नादिर शाह ने वर्ष 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। ठीक है, उस टाइम पर बादशाह कौन था? यहाँ पर मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ कहाँ ले गए? वो ईरान ले गया। ठीक है, तो नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। और मयूर सिंहासन लूट कर कहाँ ले गया था? वो ईरान ले गया था। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? तो पानीपत की है तो पानीपत में ही लड़ी जाएगी। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये तीनों युद्ध हमने पढ़ लिए हैं इनके। तो फिर है मुगल कालीन प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था, संस्कृति, कला, साहित्य, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना जो मुगल काल के जो मेन टॉपिक थे, जैसे कि हमारा रहेगा मुगल शासक के साथ फिर हमने पढ़ा मध्यकालीन टाइम में जो धार्मिक आंदोलन हुए। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा लोधी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा खिलजी वंश और गुलाम वंश। तो हमारे ये जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।